सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वालों अगर आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें। सर लिंक शेयर हो गया। सर एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। The buyer shall not be entitled to claim input tax in respect of the supply which has been cancelled or returned. सर बायर जो होगा वो एंटाइटल्ड नहीं होगा कि इनपुट टैक्स क्लेम कर सके उस चीज के बारे में जो चीजें उसने रिटर्न कर दी है। तो जाहिर बात है सर, अगर आपने चीजें खरीदी थी और फिर आपने वापस कर दी हैं तो अब आप उस चीजों के हवाले से इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आपको तो पता है ना एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट एंड इनपुट का क्या मतलब है। आपने बुनियादी डिस्कशन की हुई है सेल टैक्स में कि आउटपुट टैक्स होता है उसमें से इनपुट टैक्स कम होता है, आउटपुट टैक्स होता है उसमें से इनपुट टैक्स माइनस कर देते हैं तो फिर सेल टैक्स पेबल आता है। ऐसा ही है ना सर, ये जो इनपुट को आउटपुट में से कम करते हैं सर, बेसिकली इनपुट जो कम होता है और इनपुट आउटपुट को कम करते हैं इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये जो नेटिंग ऑफ होती है सर, एडजस्टमेंट इनपुट आउटपुट में होता है। जी बिल्कुल होता है। इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट हो जाता है आउटपुट के अगेंस्ट, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर आपने चीजें खरीदी थी उस पर जो टैक्स पे किया था वो आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट होना था, लेकिन आपने वो चीजें वापस कर दी। अब जब गुड्स ही रिटर्न कर दिए तो फिर तो एडजस्टमेंट नहीं होगी, फिर तो इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकेंगे अगर गुड्स वापस कर दिए तो। सर अगर बायर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था पहले ही और बाद में चीजें वापस की हैं तो he shall reduce or increase the amount of input tax in the return for the period in which the debit or credit note was issued. सर पॉइंट समझिएगा, जुलाई में परचेज हुई और आपने ट्रांजैक्शन, सर जो काम की बात है वो ये है सेल्स टैक्स ट्रांजैक्शन पे लगता है, आउटपुट टैक्स भी ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज होना है और इनपुट टैक्स भी ट्रांजैक्शन करने पर आपने जो है वो क्लेम करना है। अब जरा देखिएगा जुलाई में आपने परचेज की और इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया और अगस्त में, जुलाई में आपने परचेज किया और इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया, अगस्त में आपने सेल की, अगस्त में आपने सॉरी परचेज रिटर्न कर दी। तो जब परचेज रिटर्न हुई है तो इसके जवाब में एक पार्टी ने डेबिट और एक पार्टी ने क्रेडिट नोट इशू किया। तो जब डेबिट और क्रेडिट नोट इशू हुआ है उस पीरियड में, जिस पीरियड में डेबिट और क्रेडिट नोट इशू हुआ है उस पीरियड में आप इनपुट टैक्स को क्या कर लेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज कर लेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज कर लेंगे। वो ये बात कर रहा है कि अगर आपने परचेज रिटर्न की है तो इनपुट टैक्स क्या होना है, डिक्रीज होना है। वो ये कह रहा है कि अगर एक महीने आपने परचेज की और इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया और अगले महीने आपने परचेज रिटर्न करके रेलिवेंट डेबिट क्रेडिट नोट इशू हो गया तो इसका मतलब ये है कि उस महीने आप अपने इनपुट टैक्स को कम कर देंगे। यस, ये पॉइंट है। पहली लाइन में उसने ये बात कही है कि अगर इनपुट टैक्स, अगर आपने परचेज की है और फिर परचेज रिटर्न कर दी है तो बस बात खत्म। अगर परचेज की और फिर परचेज रिटर्न भी कर दी तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। अगर परचेज की और इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया, अब रिटर्न करेंगे तो अब जब अगले महीने रिटर्न करेंगे और उसका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होगा
तो अकॉर्डिंगली परचेज रिटर्न भी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली परचेज रिटर्न होने पर इनपुट टैक्स जो है वो भी कम ज्यादा अकॉर्डिंगली कर लेंगे अगले महीने। थर्ड पॉइंट, where the supplier has already accounted for the output tax, he may increase. सर अगर सप्लायर ने आउटपुट टैक्स को ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया हुआ है तो वो आउटपुट टैक्स को इंक्रीज कर सकता है डेबिट नोट इशू करके एंड इन द रिटर्न फॉर द पीरियड इन विच द डेबिट नोट फॉर इशूड। सर बाद में प्राइसेस बढ़ गई, अगर प्राइसेस बाद में बढ़ गई हैं तो भी यही, अब सेल करने वाले ने सेल की, बाद में प्राइसेस बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गई है तो अब आउटपुट टैक्स ज्यादा होना है। सर वो इसकी बात कर रहा है, आउटपुट टैक्स बढ़ जाएगा। Where the supplier has already accounted for the output tax, he may increase the amount of output tax by the amount in debit note in the return for the period in which the debit note was issued, provided that in case of return of supplies by an unregistered person, the adjustment as aforesaid can be made against the credit note issued by supplier. Sir, जहां पे सप्लायर ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका है आउटपुट टैक्स, वो इंक्रीज कर देगा आउटपुट टैक्स डेबिट नोट इशू करके, डेबिट नोट इशू करेगा और उसके जवाब में आउटपुट टैक्स इंक्रीज कर देगा। और अगर उसने रिटर्न किया है सप्लायर्स को तो एडजस्टमेंट कैन बी मेड अगेंस्ट द क्रेडिट नोट, जब उसने सप्लायर्स रिटर्न किए तो क्रेडिट नोट इशू करेगा और सेल रिटर्न जो है वो सॉरी आउटपुट टैक्स कम हो जाएगा सप्लायर्स की वैल्यू कम होने से। सर ये सारी अकाउंटिंग की बातें, ये सारी अकाउंटिंग की बातें और जब आप इसको, ये आपने याद नहीं करनी, जब आप सवाल कर रहे होंगे उसमें ये सेल रिटर्न परचेज रिटर्न आ रही होगी, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। वो आपको सप्लायर बताएगा, सप्लायर रिटर्न बताएगा, सप्लायर में से सप्लायर रिटर्न माइनस कर देंगे, जो बाकी अमाउंट आएगी उसको 17% चार्ज करके काम खत्म। लेकिन ये इसके हवाले से ये सिर्फ रीड ओनली है। फोर्थ बुलेट पढ़ाने लगा हूं, एडजस्टमेंट ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स और इंक्रीज इन इनपुट टैक्स कैन ओनली बी मेड if the debit note or credit note is issued within 180 days of relevant supply. सर आपको पता है कि आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं 180 दिन के अंदर, और अगर इनपुट टैक्स में आउटपुट टैक्स में कोई तब्दीली है, और अगर इनपुट टैक्स में और आउटपुट टैक्स में कोई तब्दीली है तो वो भी 180 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। यानी डेबिट नोट क्रेडिट नोट में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के 180 दिन के अंदर इशू हो जाना चाहिए। अगर 180 दिन से ज्यादा हो गया तो फिर आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। Adjustment, reduction of output tax or increase in input tax can only be made अगर corresponding debit note to credit note कितने अर्से में इशू किया है 180 दिनों, और अगर provided that the collector अगर सप्लायर रिक्वेस्ट करे तो इस टाइम को मजीद 180 दिन तक एक्सटेंड कर सकता है। may extend the period of 180 days by further extension भी मिल सकती है 180 days की। अगर गुड्स रिटर्न हो गई हैं या कैंसिल हो गई सप्लाई और बाद में सब्सिक्वेंटली फिर आ गई, सर आपने चीजें खरीदी थी, वापस करने के बाद दोबारा खरीदी तो कोई बात नहीं, जब खरीदी थी तो इनपुट क्लेम किया था, वापस की तो फिर इनपुट वो जो है वो नोट इशू करके क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, फिर दोबारा खरीदी फिर इनपुट क्लेम कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आप, सर सारी बातों की एक ही बात है जो याद रखने वाली है, मैंने आपको पहले कहा इसको क्रैम नहीं करना, ये बहुत लॉजिकल है, पढ़ने में इसको अजीब तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन करने में, और ये सवाल ऐसा नहीं कि आपको थ्योरेटिकली आएगा, ये न्यूमेरिकली आएगा। और उसके वाले से सिंपल ये है
कि यार जो ट्रांजैक्शन होगी ना और जिस पीरियड में होगी उस पीरियड के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करें। सेल की है आउटपुट चार्ज करें, परचेज की है इनपुट क्लेम करें, सेल रिटर्न हुई है आउटपुट कम कर दें, परचेज रिटर्न हुई है इनपुट कम कर दें, फिर दोबारा परचेज कर दिया फिर इनपुट क्लेम कर लें, फिर दोबारा सेल कर दी फिर आउटपुट चार्ज। यार ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है, इतनी सी बात ही है। बस ये चीज उसको देखिएगा कि परचेज रिटर्न हुई है तो उसके जवाब में 180 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली सेल रिटर्न के केस में भी और परचेज रिटर्न के केस में भी रेलेवेंट पीरियड के अंदर अंदर वो वाले नोट इशू हो जाने चाहिए जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये बात है। 180 दिन के अंदर इशू हो जाने चाहिए, मजीद एक्सटेंशन वाले ये सारी इस पे डिस्कशन है जी। एफपीआर का बनता है ये रीड ओनली है। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, स्टोरी सुनिए। आपने सर जी आपने चीजें आपने एक चीज खरीदी और वो चीज खराब थी, आपने वापस कर दी, एक्सपायर्ड थी। आपने जब वो चीज वापस की चूंकि वो एक्सपायर्ड थी, अब आपने खुद उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, आपने सप्लायर को देना, भाई ये तुम्हारी चीजें तुमने मुझे दी थी, ये तो एक्सपायर्ड है, ये वापस। अच्छा वो आपने चीजें खरीदी, एक्सपायर्ड थी, आपने वापस कर दी, आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया था, अब रिवर्स कर दिया। वो बंदा जो चीजें जिसने चीजें सप्लाई की थी वो इसको जलाने लगा था, सर डिस्ट्रॉय करना था ना, मिसाल के तौर पे सर इसको ऐसे कहते हैं एवरीडे था, एवरीडे की एक्सपायरी होगी, हमारे यहाँ तो वो फिर भी खा लेते हैं कि नहीं अब एक्सपायर, ठीक है। वो जनाब उसकी एक्सपायर हो चुका था, सप्लायर को वापस किया, उन्होंने कहा जी अब इसको इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय कैसे करना है, उन्होंने ज्यादा सारे कार्टन एक जगह पे रखे, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा के उस सारे को जला दिया। सर वो कहते हैं ये जो आपने जलाया ना अपनी मर्जी से, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आप टैक्स वाले बंदे को बुलाते हैं, उसको कहते हैं भैया आए बैठे, सर्दियों का मौसम है, आप भी हाथ सेक लें, ठीक है। मीनिंग देयर बाय एफपीआर के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में उसको जलाएं। अगर आपने अपनी मर्जी से जला दिया और एफपीआर का बंदा मौजूद नहीं था तो समझा जाएगा ये सप्लाई हो गई है, और सप्लाई हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है, आउटपुट टैक्स चार्ज हो गया है। सर आपने कोई सप्लाई की नहीं, अब वो जो माल चलाया उस पर किस चीज का टैक्स है। ताकि मेरी बात समझ आ रही है, ये असल पॉइंट है। असल पॉइंट ये है कि जब कोई सप्लाई करने वाला बंदा सब वो जो है वो एक्सपायर हो जाती है प्रोडक्ट, उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, और वो डिस्ट्रॉय करने लगता है तो उसे चाहिए कि वो डिस्ट्रॉय करने से पहले किसको बुला ले, एफबीआर के रिप्रेजेंटेटिव को बुला ले, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, वो आए और उसके सामने जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए, सो दैट ये वो बात बता वो उसकी मौजूदगी में होगा तो पता चल जाएगा कि ये असल में सप्लाई नहीं हुई बल्कि क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। सर वो डिस्ट्रॉय होने से फायदा ये हुआ कि इसको सप्लाई नहीं समझा जाएगा, आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होगा, लेकिन क्या इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेगा इन चीजों के बारे में जिसको डिस्ट्रॉय किया है, द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। आउटपुट चार्ज नहीं करेगा, इनपुट क्लेम नहीं करेगा। सर ये बात डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स में ये स्टोरी है, जरा पढ़िएगा। वेयर एनी गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर ऑन द ग्राउंड दैट द सेम आर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सप्लायर, बायर ने वापस कर दी ताकि सप्लायर इसको डिस्ट्रॉय कर दे।
जब कोई चीज जाया करनी पड़ती तो नुकसान हो जाता है। द गुड्स शैल बी डिस्ट्रॉयड, ये गुड्स डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर। सर ये गुड्स डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी कलेक्टर ऑफ सेल टैक्स से इजाजत लेने के बाद, एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर ऑफ सेल टैक्स डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर। सर ये गुड्स डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी कलेक्टर ऑफ सेल टैक्स से इजाजत लेने के बाद, और उसकी सुपरविजन में कौन सा बंदा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, as may be deputed by the collector for the purpose, and input tax credit in respect of goods so destroyed shall not be admissible. Input tax credit in respect of goods so destroyed shall not be admissible, ना input tax admissible होगा और output tax अलबत्ता वो बच जाएगा। सर दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। सर एफबीआर वालों को वीडियो बना के दिखा दें। यार उसने कहा है कि सुपरविजन में हो, तो सुपरविजन की बात ही, अगर एफबीआर वाला खुद आपको कह दे तो अलग बात है, अदरवाइज सिंपल ये कि सुपरविजन है। सप्लाईज की है 775 मिलियन की, परचेजेस की है 55 मिलियन की, सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी बिल्स था, सेल रिटर्न है और परचेज रिटर्न है। सर सेल रिटर्न जो की गई है इसने ये ले जो मैं आपको भी बता रहा था कि यार ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है और सिंपल बात है, जो हम अभी इनपुट और आउटपुट टैक्स में से कम करने की बात करें, ये उसकी एग्जांपल आ गई है। सर 75 मिलियन में से सर सेल रिटर्न क्या है 6.5 मिलियन, लेस कर दीजिए, कितना आ गया भाई 6,850,000, जरा देखना यही आया। सर परचेजेस देखिएगा, इसमें से लेस कर दें 1.2 मिलियन, जरा बताइएगा 53 ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा आउटपुट टैक्स लेना है, सर आउटपुट टैक्स लेना है, सप्लाईज का लीजिए 17%, सर आउटपुट आ गया, इनपुट की बात करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ नहीं है, 53800, एक्चुअल कितना है 53800 का 17%, 914600 सर, और 90% ऑफ आउटपुट लीजिएगा, वन 10480,500, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, एक्चुअल लोअर। इस एक्चुअल में भी एक काम और करना है सर, ये जो यूटिलिटी बिल्स पर आया था ना सर, ये जो यूटिलिटी बिल्स पर आया था 5 लाख, ये भी ऐड करना था सर, ये 5 लाख आ गया नहीं, हाँ ये यही तो सिखाने के लिए ये वाला सवाल कराया है सर। इसका 15%, इसका 17% नहीं लेना, ये खुद सेल टैक्स है सर जी, मेरी बात समझ आ रही है, सेल टैक्स है, सेल टैक्स का थोड़ी 17% लेंगे, ये तो 914600 में 5 लाख ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 964600, 964600, और इन दोनों में से लोअर आ गया
964600, ये लेस कर देंगे तो हमारे पास सेल्स टैक्स पेबल आ जाएगा। बताइएगा कितना बन रहा है? 1,999,000। सर आपने इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट किया है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो भाई सबसे पहले परचेजेस की फिगर ली, उसमें से परचेज रिटर्न लेस किया, 5380000 इसका 17% लिया तो कितना आ गया? 9146,000। इसका तो 17% लेना है, लेकिन यूटिलिटी बिल्स पर पहले ही सेल टैक्स की फिगर है, तो ये पहले ही यानी इस पे 17% ऑलरेडी अप्लाई हुआ है, दोबारा थोड़ी लेंगे। सर इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 9646,000। सर जी यस और नो? सर जी कोई सवाल देन में आ रहा है तो पूछ लीजिए। सर इनपुट टैक्स क्या होता है? कल आपको बता दिया अलबत्ता इनपुट टैक्स। सर जी अगली बात, इन टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स आपने क्लेम करना है, कब करेंगे? सर जब आपके पास इनवॉइस होगी तब करेंगे। अगर आपके पास सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं है जिस पर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अगर बिजली और गैस का बिल है तो इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे कब? जब आपके पास वो बिल मौजूद होगा और उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आ रहा होगा और एड्रेस लिखा आ रहा होगा। अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे? जी करेंगे। कब करेंगे? जब आपके पास गुड्स डिक्लेरेशन होगा, जिसको कस्टम वालों ने क्लियर किया होगा। सर अगर आपने ऑक्शन से कोई चीज खरीदी है तो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास ट्रेजरी चालान होगा जिस पर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। सर जी आप गौर करें, ये सारे सबूत हैं। अगर आपने कोई परचेज की तो उसका सबूत इनवॉइस है, सेल्स टैक्स इनवॉइस है। अगर बिजली का गैस का बिल है तो उसका सबूत उसका बिल है जो जिस पर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। अगर कोई चीज इंपोर्ट की है तो गुड्स डिक्लेरेशन है। अगर कोई चीज ऑक्शन के जरिए खरीदी है तो उस केस में ट्रेजरी चालान एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसकी बात करें। सर ये सारी चीजें, ये सारी supplier declares the supply in the return or pay the tax due। सर इस सारे केस में आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारे सबूत मौजूद हों और जिससे आपने ये चीजें खरीदी हैं जिस सप्लायर से, वो डिक्लेयर करे अपनी रिटर्न में कि उसने ये बेची हैं और उस पर जो टैक्स ड्यू है वो जमा कराए। अगर ये शर्त पूरी होगी तो फिर आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे। क्या शर्त है? शर्त क्या है? सर अगर परचेज किया है तो इनवॉइस हो, इंपोर्ट किया है उस डिक्लेरेशन हो, बिजली गैस है उसका बिल हो, ऑक्शन से लिया है ट्रेजरी चालान हो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद सर जिस बंदे से आपने खरीदा है, जिस बंदे से आपने खरीदा है वो बंदा इसको डिक्लेयर करे, सप्लायर डिक्लेयर्स द सप्लाईज इन हिज रिटर्न और पेज द टैक्स ड्यू एज शोन इन हिज रिटर्न। गुड्स डिक्लेरेशन इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट है, ट्रेजरी चालान ऑक्शन का डॉक्यूमेंट।
सर जी सेल टैक्स के जितने टॉपिक्स आपने पढ़े न्यूमेरिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, न्यूमेरिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। आपको तो पता है आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट हो जाता है, ये तो पता है ना, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स एडजस्ट होता रहता है। यानी आपने सेल करने पर जो टैक्स चार्ज किया था उसमें से लेस कर देंगे वो टैक्स जो आपने परचेज करने पर पे किया था। यस और नो? ये कुछ ऐसे केसेस है कि आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, यानी इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। सर वो कौन से केसेस हैं? जिस तरह आपने डिडक्शन नॉट अलाउड पढ़ी थी ना इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और आपने देखा कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल आज तक नहीं आया कि कोई एडजस्टमेंट वहां पे अप्लाई ना हो रही हो उसमें से। सर बिल्कुल ऐसे ये भी है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल अभी तक पैदा नहीं हुआ कि सेल टैक्स का सवाल आए और इसमें से एडजस्टमेंट अप्लाई ना हो। ये बिल्कुल उसी तरह की सुपर इंपॉर्टेंट एरिया है, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसको क्रैम ना भी किया हुआ हो कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। सर अगर कोई गुड्स और सर्विसेज आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उन गुड्स और सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। पहली बात, गुड्स और सर्विसेज जिसको प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, टैक्सेबल गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। सर एक्स्ट्रा टैक्स आपको पढ़ाया था 17% के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, यही पढ़ाया था ना सर? इसका भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा टैक्स का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर जी और इसके अलावा कोई गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके वजह से आपने टैक्स पे किया है लेकिन बोर्ड कहता है इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, तो आप वो वाला टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। Goods or services in respect of which sales tax has not been deposited into the government treasury by the respective supplier. Goods or services in respect of which sales tax has not been deposited into the government treasury by the respective supplier. जिस बंदे से चीजें खरीदी है ना वो उसने अपनी रिटर्न में शो ही नहीं किया। यार इसको बता ही देता हूँ। सर मिस्टर ए था, इससे आपने 100 रुपए की चीजें खरीदी और 17 रुपए का टैक्स दिया। मिस्टर बी ने 200 रुपए की ये चीजें बेची, 34 रुपए का टैक्स चार्ज किया, 100 रुपए की खरीदी थी, 17 ये 100 रुपए की मिस्टर ए से खरीदी थी, 17 रुपए का इनपुट दिया और 17 रुपए इसको पे करना होगा। ऐसे ही पढ़ा है ना आज तक आपको? अच्छा जी सर ये 17 रुपए का इनपुट टैक्स आपको एडजस्ट होके 17 रुपए पे करने थे, मगर मिस्टर ए साहब ने क्या किया, इन्होंने अपनी रिटर्न में ये आउटपुट टैक्स ये सेल भी शो नहीं की और ये वाला 17 रुपए जमा भी नहीं कराया एफबीआर। सर अगर ये एफबीआर को ये वाले 17 रुपए जमा नहीं कराएगा तो एफबीआर वाला हमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं देगा, एफबीआर वाला हमें इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं। अब ये वाली लाइन पढ़े, बुलेट नंबर 4, गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच sales tax has not been deposited into the government treasury by the respective supplier. सच समझ आती है? yes or no? फेक इनवॉइसेस, फेक इनवॉइस इशू की है, झूठी फ्रॉडी, तो फिर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। Purchase made by the registered person in case he fails to provide information relating to import. Sir, आपने परचेज की, आपका गुड्स डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट ही गुम गया। अब अगर आपका जीडी गुम गया है तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर
purchases in respect of which a discrepancy is indicated by crust. सर क्रस्ट आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, यस और नो? सर क्रॉस मैच करता है वो, ठीक है, इनपुट और आउटपुट को, सेल और परचेज को क्रॉस मैच करता है सर, उसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई, डिस्क्रिपेंसी यानी फर्क आ गया सर। अगर डिस्क्रिपेंसी आ गई क्रस्ट में तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे सर। वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसका ताल्लुक टैक्सेबल गुड्स से नहीं है उस पर आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज जिसका ताल्लुक टैक्सेबल सप्लाई से नहीं है उस पे आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज जो के पर्सनल यूज के लिए और नॉन बिजनेस यूज के लिए ली गई हैं सर, उस पर भी आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते सर। ये अगली बात सर, ये जो बिल्डिंग होती है ना, इसमें सीमेंट, रेत, बजरी ये चीजें डलती हैं। फिर चलो जी स्ट्रक्चर तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद सैनिटरी का सामान आएगा, बिजली का सामान आएगा, और क्या कहते हैं केबल्स, तारे आएंगी, फिर उसके बाद पेंट होगा, पाइप, वायर, केबल। सर ये सारी चीजें जो इस घर को बनाने में इस्तेमाल होंगी, इस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा, सिवाय प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग की। प्री फैब्रिकेटेड क्या होती है? जो रेडीमेड होती है सर। ये आपको बताता चलूं, ये जिस तरह ये वाला रूम है, इस तरह का एक रेडीमेड रूम भी मिल जाता है, बना बनाया कंक्रीट का, उसके ऊपर ये सारा रूम तैयार होगा, इसके ऊपर एक हुक बनी होगी, क्या कहते हैं, या वो उठाते हैं जिससे, उसे क्या कहते हैं, क्रेन। क्रेन से इस तरह ये वाला रूम यहाँ उठा के 4 घर छोड़ के उसकी छत पे रख देंगे, लोजना कमरा तैयार हो गया। रेडीमेड होता वो, बस उसके कनेक्शन लगाएंगे बिजली के, बिजली के कनेक्शन लगाएंगे और वो तैयार। सर जी मेरी बात समझ आ रही? जाहिर बात है पानी का कनेक्शन भी चाहिए होगा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि कमरा रेडी होगा। सर ये जो प्री फैब्रिकेटेड होता है ना सर, ये क्या कहते हैं, ये उसकी एक्सेप्शन पे। आपने जब भी सप्लाई की, जब भी खरीदी, पाइप खरीदे, वायर खरीदी, पेंट खरीदा, सेंट्री का सामान खरीदा, बजरी, रेत, सीमेंट खरीदा, इन सारे पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग जो है उसकी बात की जाए तो उस पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। और आपने वायर इसलिए खरीदी कि आगे बेच सके। इसने पास पेपर में एक सवाल आया है, आपने वायर्स खरीदी हैं और आपका काम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने का है, तो इसका मतलब है कि आप वो वायर खरीद के क्या कर रहे हैं, उससे इक्विपमेंट बनाकर बेच रहे हैं। अब आप इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे वायर पर, केबल। ठीक हो गया। आपने पेंट खरीदा ताकि आगे बेच दें, आपने सैनिटरी का सामान खरीदा, टाइल्स खरीदी, बेसन और कमोड वगैरह चीजें खरीदी ताकि आप आगे बेच दें। सर इस पर इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे अगर रीसेल करनी है तो। सर अगली बात, सर बिजली की अप्लायंसेस, गैस की अप्लायंसेस, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, सर ये सारी चीजें बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। सर vehicle, electrical and gas appliances, furniture, furnishing, office equipment, but excluding goods acquired for sale or resale and electronic cash register. सर ये सारी चीजें जो आपने खरीदी इस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। सर व्हीकल है, बिजली के आलात सारे,
ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग, 4-5 चीजें याद रख लीजिएगा गैस के सारे अलावा। एक्सेप्शन में क्या आ रहा है, अगर आपने हीटर खरीदा और हीटर आगे बेच दिया, सर इस पे इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एंड कंज्यूमर की हैसियत से खरीदा है तो फिर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। सर एक चीज वाहिद है ऑफिस इक्विपमेंट में फॉल करती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। सर पास पेपर में भी कई बार सवाल पूछ चुका हुआ है, इस पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर पर इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है। आपने उसके अलावा टेबल खरीदी, कुर्सी खरीदी, हीटर खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, टाइपराइटर खरीदा, जो भी खरीदा इस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। हाँ, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर खरीदा है तो आपको मुबारक हो, अब इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है इस इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। सर ये जो आप जब किसी रिटेल पर जाते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन नहीं होती, सर ये टैक्स वालों को ये बड़ी अच्छी लगती है, इससे सारा कुछ सारी इंफॉर्मेशन टैक्स वालों के पास भी पहुंच जाती है ना जब आप उसको एंटर करते हैं तो वो उसको प्रमोट करते हैं और उसको इजाजत देते हैं कि जो बंदा ये खरीदेगा इस पर इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाजत है। सर जी अगली बात, services in respect of which input tax adjustment is barred under the respective provincial sales tax laws। वो कहता है सर्विसेज जिनके हवाले से इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाजत नहीं है। सर आपको पता है सर्विसेज पर टैक्स सूबे लगाते हैं, यस और नो? अगर उस सूबे के कानून ने इजाजत नहीं दी इनपुट टैक्स क्लेम करने की तो services in respect of which input tax adjustment is barred under the respective provincial sales tax law। Import or purchase of agricultural machinery or equipment subject to 7% sales tax, subject to 7% sales tax। सर वो वाली एग्रीकल्चरल मशीनरी जिस पर 7% सेल टैक्स लगाया जाए, वो वाली एग्रीकल्चर मशीनरी जिस पर 7% सेल टैक्स लगा उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। कुछ ऐसी हैं जिन पे 7%। सर जी उसके बाद अगली बात करते हैं। सर ये वाली बात भी पहले कर चुका हूँ, आपसे रिपीट हो रही है। अगर जिस बंदे से आपने चीजें खरीदी थी उसने अपनी रिटर्न में ही शो नहीं की सेल, तो आप भी अपनी रिटर्न में परचेज शो करके इनपुट टैक्स क्लेम नहीं ले सकते। From the date to be notified by the board, such goods and services which at the time of filing of return by the buyer, जिसने खरीदी है उसने जब अपनी रिटर्न में फाइल किया उस वक्त सप्लायर ने डिक्लेयर नहीं की थी अपनी रिटर्न में, तो जनाब और उसने वो वाला टैक्स जमा नहीं कराया था तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। गलती उसकी नहीं, इम्पोर्ट गलती नहीं है, लेकिन लॉ ये है कि आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अब होगा टेक्निकली ये कि वो उसको फोन करेगा, प्रेशराइज करेगा कि यार तुम ये क्यों नहीं जमा करा रहे टैक्स, ये बात। इम्पोर्ट ऑफ स्क्रैप ऑफ कंप्रेसर, स्क्रैप ऑफ कंप्रेसर के इम्पोर्ट पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाई मेड टू एंड रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। सर इस पॉइंट को भी समझिए, इम्पोर्टेंट है, नया पॉइंट है, पिछली से पिछली टाइम में उससे पहले नहीं था। जितने परसेंट चीजें आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेची हैं उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सके। जितने परसेंट सप्लाईज आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की हैं, जिनका CNIC या NTN आपने नहीं लिया, उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम आप नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये है
कि एक बंदा 100 रुपए की परचेजेस करता है और उस पर 17% इनपुट टैक्स देता है, 200 रुपए की सेल करता है और उस पर 34 रुपए का आउटपुट टैक्स चार्ज करता है। ये जो 200 रुपए थी, इसमें से 100 रुपए की उसने रजिस्टर्ड पर्सन को बेची है चीज और 100 रुपए की अनरजिस्टर्ड को बेची है। अब जितने परसेंट अनरजिस्टर्ड को बेची, कितने परसेंट बेची है? 100 डिवाइड बाय 200। सर जितने परसेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को चीजें बेची हैं उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, यानी 8.5 का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सजा बढ़ती जा रही है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए सजा बढ़ती जा रही है। सर पहली सजा फर्दर टैक्स भी लगा रहा है, फर्दर टैक्स लगा रहा है ना 3%। दूसरी उससे बड़ी सजा, उसने कहा है जनाब जो बंदा इसे बेच रहा है वो जितने परसेंट इसने उसको सप्लाई की थी उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। सर लेकिन सर ये जितनी बात भी आपने सुनी है, इस बात सारी बात से ज्यादा है एक आखिरी बात है। वो वाले बंदे जिनका CNIC और NTN आपने एंटर नहीं किया, ये उन अनरजिस्टर्ड बंदों की बात हो रही है जिनका CNIC और NTN आपने एंटर नहीं किया, यानी जिसने 1 लाख से ऊपर की परचेज की और आप पर NTN और CNIC लेना चाहिए था और आपने नहीं लिया, ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों की बात हो रही है। यानी अगर मैंने 75,000 की कोई चीज खरीदी और मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मेरी खैर है, लेकिन अगर किसी ने 1 लाख से ऊपर की चीजें खरीदी और NTN नहीं दिया तो जितने परसेंट सेल उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की होगी जिसने NTN नहीं दिया हुआ, उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? मीनिंग देयर बाय, अब ये बात कंप्लीट इस तरह से भी, वो बंदा जिसने 1 लाख से ऊपर की परचेजेस की थी और उसको NTN और CNIC देना चाहिए था और उसने वो प्रोवाइड नहीं किया, तो जिस बंदे ने उसको सेल की है वो उतने परसेंट इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा जितने परसेंट उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, जिसका NTN और CNIC लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। ज्यादा मुश्किल होगी बात। वो वाला अनरजिस्टर्ड बंदा जिसका NTN और CNIC जमा होना चाहिए था, चूंकि उसने 1 लाख से ऊपर की परचेज की थी लेकिन आपने उससे वो वसूल नहीं किया, तो जितने परसेंट सेल आपने इस तरह के लोगों को की है उतने परसेंट इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। यहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन से मुराद वो वाला बंदा है जिसने 1 लाख से ऊपर की सेल की है और उसको NTN जमा कराना चाहिए था और उसने नहीं कराया। और यस और नो जी, इनपुट की अमाउंट पे 8.5% नहीं, जितना इनपुट है उसकी अमाउंट पर 50% लगाया। मैंने इनपुट की अमाउंट पर 50% लगाया। सर जी मेरी ये ले ऐसे समझ लीजिए, मैंने इनपुट टैक्स की अमाउंट पर 50% लगाया। 50% से मुराद क्या है? 50% से मुराद उतने परसेंट जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड को की गई है, और ये वो वाला अनरजिस्टर्ड है जिससे NTN और CNIC लेना चाहिए था और मैंने नहीं लिया चूंकि इसने सेल 1 लाख से ऊपर की। और यस और नो 5 बार ही हो गया। ठीक है सर जी, अगली बात 8.5% है ही नहीं। 8.5% मैनू माफ कर दो, 8.5 लिखा हुआ है सर। सर ये 50% है, 8.5% को छोड़े ना आप। 100 रुपए की खरीदी थी, 17% लगा तो ये 17 हो गया। इनपुट टैक्स 17% है,
उस पर उतने परसेंट जितने परसेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की थी उतने परसेंट अलाउ एज डिडक्शन, अलाउ इनपुट के एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये 17% इनपुट, 17 रुपए का इनपुट टैक्स था। कितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की थी? 50%। इसका 50% लिया, ये 8.5 है, ये 8.5% नहीं है। ये इस 8.5 पर, इस 8.5 को आप आउटपुट में से माइनस नहीं कर सकेंगे, एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर जी क्लियर होगी बात? पूछे कोई बात। बड़ी मनोज फिगर है, 1 मिनट काम कर लेंगे। नहीं, 1 मिनट है ना यार, जरा 8.5 था से पहले ये सारे काम करते हैं। लेट इट, नहीं 1 मिनट ठहरिए, ऑन अ सीरियस नोट लेट इट बी 34, ठीक है? जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, 50% सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, ठीक हो गया? और ये हो गया 17। अब बताएं सर आउटपुट टैक्स कितना है? लेट इट बी, आउटपुट टैक्स था 50 रुपए और इनपुट टैक्स था 17 वो वाला इनपुट टैक्स है जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। टोटल इनपुट टैक्स कितना है? 34 में से 17 माइनस कर देंगे, बकाया कितना रह गया? 17। वो इस आउटपुट में से एडजस्ट हो जाएगा। आपने देखा पूरा 34 एडजस्ट नहीं हुआ, उसमें से वो वाला 17 उतने परसेंट जितने परसेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया था वो माइनस किया है, बकिया एडजस्ट हुआ है। वापस क्यों प्लस करना है यार? ठीक नहीं होगा, हम इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं, हम तो ये वाला 34 पे कर ही नहीं रहे, हम तो इसकी एडजस्टमेंट ले रहे हैं। वो किसने पे करना था? वो उसने पे करना था जिससे हमने खरीदा है, उसकी बात खत्म हो गई, हमने उसको पे किया 34। हम उस 34 में से उतने परसेंट जितने परसेंट अनरजिस्टर्ड को सेल की थी उतने परसेंट एडजस्ट नहीं होगा, तो 34 में से 17 एडजस्ट नहीं होगा, बाकी 17 एडजस्ट हो जाएगा। वो जिसकी आप बात कर रही है उसने पूरा 34 जमा कराना, उसने पूरा 34 एफबीआर को जमा कराना। यस और नो? नो दे कहो सर। नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे तो लग रहा है ये सिंपल बात है। बहरहाल नहीं, असल में मैं अपने एंड से सोच रहा हूँ कि शायद मैं किसी दूसरे तरीके से बताता तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आया था। समहाउ मैं उस एंगल से देख रहा था ज्यादा। यार मेरी तो यही लर्निंग है ना, कि मैं किस तरह बताऊं कि आपको आराम से समझ आ जाए, तो मैं वो सोच रहा था साथ। इफ अ पर्सन डील्स इन टैक्सेबल सप्लाई, ये मैंने अभी समझाने से सीख लिया कि 8.5 नहीं, इसको 34 की एग्जांपल से समझाना। 8 वो कुछ फिगर ऐसी होती हैं जो कि उतनी खुशाइन साबित नहीं होती ना, तो उसके बारे से एहतियात करनी चाहिए। 8.5 अच्छी साबित नहीं हुई सर। इसमें डिस्ट्रक्शन वाला पॉइंट ही है जो भी पीछे पड़ा, वो भी तो आएगा, उसमें भी और वो एक जो आपने पहले पढ़ा था कि आपने इतना 17% यार उसमें सीधा सीधा सा आधा के अलाउ नहीं है, इसमें परसेंटेज की गेम थी, उसमें तो परसेंटेज वाली बात ही नहीं लिखी हुई, ये लिखी हुई है। पढ़ो ना मियां साहब। आगे चलते हैं सर जी। अगला पॉइंट आ गया पोर्शन वाला, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को। संडे के लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में अपोर्शनमेंट आपको सिखाया था। आपको पता होना चाहिए अगर कॉमन इनपुट टैक्स आपने पे कर दिया तो जितने परसेंट सप्लाईज एग्जेम्प्ट होगी, इनपुट क्लेम नहीं होगा।
जितने परसेंट सप्लाई टैक्सेबल होगी इनपुट क्लेम होगा, जितने परसेंट सप्लाई जीरो रेटेड होगी रिफंड। सर याद है ना सर, ये वही वाली बात कर रहा है। वो कहता है टैक्सेबल सप्लाईज ऊपर लो, नीचे टोटल सप्लाईज लो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय कॉमन इनपुट टैक्स करो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी उस अमाउंट की जो आपने इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम करना है आउटपुट में से। वो कह रहा है अगर आपने इनपुट टैक्स कॉमन था और आपने उस परचेजेस कॉमन थी और उस पर जो सेल टैक्स यानी इनपुट टैक्स पे किया था उसको आप इस्तेमाल कर रहे थे टैक्सेबल के लिए भी, एग्जाम के लिए भी और जीरो रेटेड के लिए भी, तो आपने जो इनपुट टैक्स क्लेम करना है वो तो सिर्फ टैक्सेबल से रिलेटेड करना है ना, चूंकि एग्जाम होगा तो इग्नोर कर देंगे और जीरो रेटेड होगा तो रिफंड आएगा। तो जो आपने क्लेम करना है वो सिर्फ टैक्सेबल के हवाले से करना है, और वो क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू नॉमिनेटर में और टोटल सप्लाईज की वैल्यू डिनोमिनेटर में और कॉमन इनपुट टैक्स। ये बिल्कुल यही मैंने आपको करवाया भी था, 2 एग्जांपल्स भी कराई थी, टेस्ट में भी दिया है। यस और नो? डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स शैल नॉट बी अलाउड टू द पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड। जाहिर बात है जो रजिस्टर्ड नहीं है वो तो एडजस्टमेंट नहीं ले सकता। सर जी E6 आपकी आज की होम असाइनमेंट है, E6 आपकी आज की होम असाइनमेंट है, उसने खुद कह दिया है 90% वाला रूल अप्लाई ना करें और उसको दूसरे तरीके से करके देखें। 90% वाला रूल अप्लाई ना करें। सर जी ऑनलाइन वालों कोई सवाल पूछना पूछ लें। अफान ने कहा सर सप्लायर ने जब ये गुड्स अगर परचेज किए होंगे तो तब इनपुट टैक्स क्लेम होगा, सप्लायर ने गुड परचेज किए होंगे तो इनपुट टैक्स क्लेम होगा। यस होगा। सर सेल टैक्स अब मुझे नहीं समझ आ रही है किस पॉइंट पे पूछा है, फर्दर टैक्स पे कर सकते हैं, जैनब ने पूछा है। मुझे आपका सवाल उतना क्लियरली समझ नहीं आ सका। और एक सवाल पूछा अफान में डैमेज गुड्स के केस में। सर डैमेज गुड्स के केस में, डैमेज गुड्स के केस की बात करें तो वो केस तो आपको बता दिया हुआ है कि उसके सामने डिस्ट्रॉय करेंगे। और सर जी 3.3 की एग्जांपल बता दें, 3.3 की एग्जांपल बता दें। मनाहिल ने सवाल किया है। सर 3.3 तो काफी, ये सारा 3.3 ही आपको पढ़ाया मैंने यहां से ऑनवर्ड्स ना। तो इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल तो काफी लेंथी एरिया है और इसकी सारी एग्जांपल जो डिस्कस की हैं जो इतनी डिटेल में की हैं। अच्छा पॉइंट नंबर 8, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, गुड्स एंड सर्विस नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। सर जिन चीजों का ताल्लुक टैक्सेबल सप्लाई से नहीं होगा उस पर आप इनपुट टैक्स पे करेंगे तो वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर जी अगर आपने पेपर खरीदा और उस पर इनपुट टैक्स पे किया और उसके बाद आपने कुरान पाक बनाया जो एग्जाम था तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे, इनपुट टैक्स एडमिसिबल नहीं होता। फॉर्मूला समझ में नहीं आया, आदिल ने कहा है। आदिल साहब आप फॉर्मूला संडे वाली क्लास जो मैंने कराई है उसमें देखें, वो इससे बेहतर है और उसमें 3-4 बार कराया हुआ है, प्लीज उसको देख लीजिए। ले जनाब आज के लिए इतना ही था। कोई मजीद सवाल है तो प्लीज वो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स के सवाल मुझे पता नहीं चले चूंकि मैंने अब देखे और आप लोगों ने उस रेलिवेंट टाइम पे किए हुए थे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।